बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि न्यूज़ कैफ़े में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएँ और बहुत सारे इशूज़ जिनको हम हाईलाइट कर सकें, क्योंकि इश्यूज़ के ऊपर जब तक बात ना हो सके तब तक उनके हल की तरफ नहीं जाया जा सकता। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो भी बहुत अहम है, ख़ास तौर पे कराची के आवाम के लिए। अगस्त 2018 में जब इमरान खान साहब ने वज़ारत-ए-उज़्मा की कुर्सी संभाली तो उन्होंने मार्च 2019 में कराची का दौरा किया। उन्होंने इस दौरे में शहर में ट्रांसपोर्ट की और पीने और सीवरेज के पानी के निज़ाम समेत तकरीबन 18 मंसूबों के हवाले से एक तरक्याती पैकेज जो है उसका ऐलान किया, जिसकी कुल रकम थी 162 अरब रुपए। अच्छा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी का भी उस वक्त क़याम सामने आया, मगर इसके ऊपर बाद में बहुत ज़्यादा तनक़ीद की गई। खैर, पता नहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का क्या हाल है, मगर जो 162 अरब रुपए का पैकेज जिसका ऐलान किया गया था वो आज तक ना मिल सका। उसके बाद 2020 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोबारा कराची का एक दौरा किया और इस दौरे में उन्होंने जो कराची के बहुत सारे मंसूबों को, तरक्याती मंसूबों को सामने रखते हुए 1100 अरब रुपए का ऐलान किया और कहा कि ये 3 मराहिल में ये पैकेज जो है ये अपने तकमील तक पहुंचेगा, जिसमें जो कलील मुद्दत मंसूबे होंगे वो 1 साल में मुकम्मल होंगे और जो तवील मुद्दत मंसूबे हैं उनको 3 सालों में मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा, इस पैकेज में K4 का मंसूबा था, इसमें नकासी के मंसूबों के साथ साथ जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे शामिल थे, कराची सर्कुलर, और इसके बाद जो है BRT सिस्टम और सड़कों के हवाले से अच्छी खासी रकम जो है वो अलग की गई थी। सिंध हुकूमत के मुताबिक ताहाल वज़ीर आज़म की जानिब से जो भी ऐलानात हुए थे इनमें अभी तक किसी पे भी काम शुरू नहीं हो सका। यही है हमारे प्रोग्राम का आज का मौज़ू भी, कि आखिर ये कोई हकीकत थी इसमें या ये सब्ज़ बाग थे, हम आवाम को, कराची के आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था, या कोई वफाक और सूबाई हुकूमत की कोई सास बहू वाली लड़ाई है इसमें। ज़रा इस बारे में आज अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम ज़फ़र खान साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं और इस हवाले से आज रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ठीक है माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। कराची में आपने कई दहाइयाँ गुजारी हैं माशाल्लाह, तो इतना ख्याल किसी को आया आज तक कि 1100 अरब रुपया अनाउंस किया जाता है तरक्याती पैकेजेस के लिए? देखें फ़हीम भाई, कराची वो बदकिस्मत शहर है कि इसने, आप देखें कि तब्दीली के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया, कोई शक नहीं इसमें। और यहाँ से कौमी असम्बली की 14 सीटें थी जिनकी बुनियाद पर जो है वो इमरान खान साहब इख्तिदार में आए और उनका इख्तिदार कायम है। और ये तो कराची के लोगों ने, आप देखें कि एक वफाकी पार्टी का इंतखाब किया और वफाक की तरफ गए और तब्दीली के नारे की तरफ गए और यही सफ़बाग की तरफ गए, और बहरहाल उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उनके मसले अब शायद हल हो जाएं। कराची हमेशा से अपोजिशन में रहा, पीपल्स पार्टी का यही शिकवा रहता था कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलते, तो उस हवाले से जो है वो उस तरह की दिलचस्पी भी नहीं लेते थे। लेकिन जो PTI है इसको तो पूरे तरीके से वोट भी दिए, नोट भी दी, सपोर्ट भी दी, सीटें भी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद इनको मिला क्या? वही यानी खाली खुली जो है वो दावे, नारे, वादे, सबाग और वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगना लगाना। कैसे कोई अनाउंस कर सकता है अगर पैसे नहीं देने थे? वो जाहिर सी बात है उनके प्लान में एक चीज़ होगी, उन्होंने कुछ देखते हुए ही कहा होगा ना कि 1100 अरब जो है वो ये हम दे सकते हैं तरक्याती पैकेज की कीमत में। तो
बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में ये असल तशवीश की बात है। असल में हो ये रहा है कि इस वक्त यानी माजरत के साथ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कौन सी टीम है, कौन से मुशीर हैं, उनको क्या मशवरे दे रहे हैं, किस तरह के दे रहे हैं। मैं बहुत सख्त बात करने जा रहा हूँ। अमेरिका ने जो है वो जब अफ़गानिस्तान से इनखला किया तो अशरफ गनी को भागना पड़ गया। अगर यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हटा लिया इमरान खान के ऊपर से तो इनको शायद भागने का भी मौका ना मिले। मैं इतनी सख्त बात कर रहा हूँ। यानी ये कोई तरीक़ा है? मुल्क इस तरीके से चलाए जाते हैं? महंगाई है कि वो रोज़ाना के हिसाब से और घंटों के हिसाब से बढ़ रही है। गरीब आदमी है कि उसका कचूमर निकल गया और फिर आप जो है वो एहतिसाब के नारे पर आए और एहतिसाब के उसमें भी भाई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फलाना और फलाने का एहतिसाब और फलाने से जो है वो ये और वो, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। सही है। मैं हमेशा तज्जिए में ये बात कहता रहा हूँ कि अपोजिशन जो है वो कोई मसला नहीं है प्राइम मिनिस्टर के लिए और पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए। असल जो मसला है, असल जो अपोजिशन है इनकी, वो महंगाई है, बेरोज़गारी है और इसके ऊपर इन्हें तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तवज्जो क्या दी कि वो आप देखिए कि चीनी थी कि वो चीनी महंगी हो गई, इन्होंने नोटिस ले लिया कि साहब वो चीनी जो है वो महंगी हो गई है और जो उसका नोटिस ले लिया गया है और जी वो चीनी जो है वो वापस अपने रेट पे लाई जाएगी। चीनी अपने रेट पे क्या वापस आती है? अब आप देखें कि सब इस वक्त जो है वो महंगी तरीन जो है वो कीमत के ऊपर चीनी इंपोर्ट की गई है। यानी हम जो है वो जिन चीज़ों में खुद कफील थे वो चीज़ें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक ज़रई मुल्क है ना, ये तो हमने पूरी दुनिया को मतलब चीज़ें यहाँ से अपनी ज़राअत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भेजनी है, एक्सपोर्ट करनी है हमने। और वो मतलब ये हमारा एक आमदनी का जो मुल्की आमदनी है उसका ज़रिया होना था, मगर हमने जो पैसे थे उससे बाहर से चीज़ खरीद ली। ये तो हमारी नाकस मनसूबाबंदी इससे नज़र आती है। सवाल फिर मेरा पहले सवाल से ही मिलता जुलता है कि ये इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो क्यों अभी तक शुरू नहीं हुआ और वो कैसे हुआ करता है, इस बारे में बताइए। देखिए फ़हीम साहब, मामलात यही हैं कि मैं बात ये समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी जो जो बातें की गई उस पर अमल दरामद का मसला है और जो टीम है इनकी वो इस हवाले से जो है वो लोगों को मुतमईन नहीं कर पा रही। इस वक्त बड़ा लोगों में रिएक्शन है इस महंगाई की वजह से, इस बेरोज़गारी की वजह से। ये जो वादे किए गए हैं और उन पर अमल नहीं हो रहा, उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, खाली खुली जो है वादे कर लिए जाते हैं, दावे कर दिए जाते हैं कि 1100 अरब रुपए का जो है वो ट्रांसफार्मेशन प्लान जो है वो कराची को दे दिया है और पैकेज दे दिया है और जो है वो उसके तहत जो है वो ये होगा वो होगा। उसमें भी कराची के लिए कोई नया मंसूबा नहीं है। माजरत के साथ मैं तो ये कहूँगा कि इसमें वफाक और सिंध गवर्नमेंट दोनों का मामला है कि K4 कब का मंसूबा है, सर्कुलर रेलवे का मंसूबा कब का मंसूबा है। मंसूबा जो है वो तो चलता रहता है, कीमत उसकी जो है ना वो कॉस्ट बढ़ती रहती है और वो मुकम्मल होके देता नहीं है। बिल्कुल सही है। और जो है वो कोई नया मंसूबा जो है वो शुरू भी नहीं किया जा रहा। यानी आप देखें कि कराची खंडर बन गया है। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर तब्दील होती जा रही हैं इसकी रोडें, इसकी ट्रांसपोर्ट का हाल आप देखें कि चिंची और जो है वो मस्जिदों की छतों पे लोग सफ़र कर रहे हैं। लोग जो है उनके पास यानी इस वक्त जो है वो उनका रोज़गार जो है वो लाखों लोगों का बेरोज़गार हो गए हैं और लाखों लोग जो है वो यानी इस वक्त जो है वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि पहले रोज़गार पे थे, अब नहीं है उनका रोज़गार। महंगाई जो है वो घंटों के हिसाब से बढ़ रही है। अभी कल ही जो है वो LPG सिलेंडर्स के ऊपर कीमत बढ़ाई गई, उससे पहले CNG बढ़ाई गई, उससे पहले बिजली के यूनिट जो है उसकी कीमत बढ़ाई गई। यानी उसके नतीजे में जो है वो हो क्या रहा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई। बढ़ते बढ़ते कुछ महीने गुजरते हैं तो साथ ही बजट आ जाता है और बजट भी एक ढोंग बन के रह गया है। यानी एक दिन बजट पेश होता है, उसके 2 दिन बाद जो है वो आप उससे हटकर
जो है वो यानी कीमत बढ़ा रहे अच्छा, ये हमारी जो सूबाई हुकूमत है और वफाकी हुकूमत है, इनकी इख्तलाफात की वजह से भी क्या प्रोजेक्ट्स में डिले आता है? और फिर इन ऐलानात के बाद कोविड भी तो सामने आ गया ना, कोविड की वजह से भी पूरी दुनिया के जो निज़ाम है उसमें तब्दीली आई है, तो क्या कहीं इस रुकावट की वजह ये भी तो नहीं है? इस बारे में भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज ज़फ़र खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं उन ऐलानात की, उन पैकेजेस की जिनका ऐलान वज़ीर आज़म साहब ने किया था कराची के लिए ख़ास तौर पे। वक्फे से पहले हम ये बात कर रहे थे कि ये जो वफाक की और सूबाई हुकूमत की आपस में लड़ाई तो नहीं, इख्तलाफात हैं जो, क्या इनकी वजह से भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं या कोविड की वजह से, लॉकडाउन और ये सूरत हाल जब बदली पूरी दुनिया की तो उस वजह से इनमें डिले आया? देखें, ये सारी वजूहात शामिल हैं। अच्छा, शामिल हैं। ये कि वफाक और सूबे की जो लड़ाई और चक्कलिश है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जो जिम्मेदारी डालती हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सारे पहले तो सिटी गवर्नमेंट भी मौजूद थी, अब एक अरसे से शहर के अंदर जो है वो मुंतखब सिटी गवर्नमेंट भी मौजूद नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद नहीं है। नतीजा ये है कि सारे जो सिटी गवर्नमेंट के अदारे हैं वो भी जो है उस सूबे के पास हैं। दूसरी तरफ वफाक का मामला भी ये है कि ऐलानात करके चले जाते हैं, उसके बाद इसको परसू नहीं करते, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते, इसके हवाले से कोई प्लानिंग नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनका टीम वर्क नहीं है, कोई इस हवाले से ऐसी चीज़ नहीं है। अभी जो सर्कुलर रेलवे का जो इफ्तिताह किया है, तो ये मंसूबा कब का है और कब मुकम्मल होगा और इसकी फिजिबिलिटी और इसके हवाले से जो है वो सारी चीज़ें, उसको मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को भी पूरे तरीके से पिक्चर में नहीं रखा गया। दूसरी तरफ ये है कि इस तरह के जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो K4 का मंसूबा हो या सर्कुलर रेलवे का मंसूबा हो या इस तरह के जो भी मामलात हैं, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट भी जो है वो न ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पे लगाने के लिए तैयार है, न सॉलिड वेस्ट के ऊपर जो है वो कोई ख़र्चा करने के लिए तैयार है, और ना ही वफाक तैयार है। नालों की सफाई की गई, अभी जो बारिश हुई उसमें आपने हाल देख लिया कि फिर से कराची डूब गया और 2 दिन बारिश होने वाली है अभी जी। और अभी अब फिर जो है वो आज से जो है वो महकमा मौसमियात ने जो है वो तूफ़ानी बारिशों की जो है वो 2 अक्टूबर तक आज से पेशंगोई की हुई है, गरज चमक के साथ जो है वो तेज आंधी के साथ। तो क्या हाल होगा इस शहर कराची का? फिर होगा क्या कि बस ये जो है वफाक जो है वो इन पे डाल रहा होगा और ये वफाक के ऊपर डाल रहे होंगे, वही सास बहू के झगड़े की तरह के जिसमें कोई फैसला ही नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हम कराची के अवाम का भी कहीं ना कहीं कोई कसूर है या अब हमारे पूरी किस्मत का फैसला ही इन्हीं के हाथों में है बड़ों की? देखें, कराची के अवाम हों या पूरे पाकिस्तान के अवाम हो, बहुत मजलूम है, बहुत मजलूम है। इनसे ये ज़रूर होता है कि ये जब इलेक्शन का वक्त आता है तो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर ये वोट देकर आ जाते हैं, ये ज़ात बिरादरी को सामने रख लेते हैं, उसकी बुनियाद पे वोट दे देते हैं, कारकर्दगी को सामने नहीं रखते, और उसके बाद फिर पूरे 5 साल जो है वो ये जो उसकी सज़ा भुगत रहे होते हैं। यानी वो लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई वाली बात है। लेकिन ये तो है इनके साथ, लेकिन इसके बाद ये बहुत मजलूम है। आप देखें ना कि ये इस तब्दीली के नारे को क्या समझ रहे थे और हुआ क्या। और आज भी IMF ने जो बुनियादी चीज़ें, आटा, चीनी, दाल, चावल और बिजली और गैस, इसके ऊपर सब्सिडी ख़त्म करने और इनको मज़ीद महंगा करने के लिए, ताकि जो नई किस्त जो IMF से लेनी है उसके लिए उन्होंने ये शर्त आयद कर दी है। अभी मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, ये इसको रोक ही नहीं सकते। ये इसके ऊपर लोगों को बस जो है वो सजबाग दिखा रहे होते हैं, ये सिर्फ बयानात दे रहे होते हैं, ये जो है इसके ऊपर अमली कोई चीज़ नहीं होती। वो ये खुद भी जो है वो बिल्कुल ही, अगर IMF से उन्होंने किस्त लेनी है कर्जे अदा करने के लिए, तो ये अभी ये सारी चीज़ों पे ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस हवाले से तो
पहले कहते थे कि साहब जो है वो अगर महंगाई हो तो समझ लो कि वजीर आजम जो है वो नाअहल है और वजीर आजम करप्ट है। और आज जो है वो आप देखें कि जो सूरत हाल है, इक़्तिदार में आके वो तो कुछ बदल गया है, क्योंकि अगर महंगाई हो रही है तो साबिक वजीर आजम करप्ट है। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और ज़फ़र खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम कराची के लिए जो तरक्याती पैकेजेस के ऐलानात थे उनके हवाले से आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अच्छा, वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि क्या इसमें हम लोगों का, कराची का भी अपना भी कोई कसूर है या सिर्फ इंतज़ार ही करते रहेंगे हम कि जब सूबाई या वफाकी हुकूमत पैसे इशू करेगी, काम शुरू होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो हम इसी तरह बदतरीन हालात की तरफ जाते रहेंगे। क्या अवाम का अपना भी कोई किरदार हो सकता है? क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करूँगा, हमारे यहाँ पे इस वक्त जो सड़कों की जो मुरम्मत का काम है, जो गटरों के ढकनों का काम है, जो नालों की सफाई का काम है, ये रफाही इदारे बीच में आ चुके हैं, वो भी काम कर रहे हैं। अब उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत काम करना शुरू कर दिए। जो सोशल वर्क, जिनका काम असल में ये नहीं होता है, ये जो टैक्स लेते हैं उनका काम है ये सारे काम करना। बिलाशुबा देखें फ़हीम भाई, बात यह है कि जो यहाँ से टैक्स और रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है, जो जमा हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? यानी रफाही इदारे और फलाही इदारे ये तो सेफ्टी वाल्व का काम कर रहे हैं। ये अगर इस तरह के रिलीफ के काम ना करें तो शहर में जो है वो छीना झपटी और जो है वो इस तरह की सूरत हाल ना पैदा हो जाए, कहीं बिल्कुल ही जो है वो लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। गटर के ढक्कन के लिए हर माह करोड़ों रुपए जो है वो ये इंतज़ामिया को तकसीम होते हैं। कितने ऐसे गटर हैं जिन पे कोई नए ढक्कन रखे जा रहे हों, जहां रोड रिपेयर की जा रही हो, पुरानी रोडों को रिपेयर किया जा रहा हो। अलमिया यह है कि कोई नया अस्पताल, कोई नया कॉलेज, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया स्कूल, कोई नया इस तरह का जो है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, कोई चीज़ नई नहीं है। ये पुराने जो, अब एक जिना अस्पताल है, कार्डियो है, दूसरा सिविल अस्पताल है, उसके ऊपर ही वफाक और सूबा लड़ता रहता है। वो कहता है कि नहीं ये मुझे चाहिए, वो कहता है ये मुझे चाहिए। और यानी कोई नया बनाने के लिए कि यानी दोनों में से कोई तैयार नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए। NICVD एक अच्छा इजाफा है अवाम के लिए, आम आवाम के लिए, मगर उस पर भी इतना बजट सारा उस पर लग जाता है कि बाहर आपके पास कुछ होता ही नहीं है सरकारी अस्पतालों और दूसरे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके ऊपर भी वफाक और सूबे की लड़ाई है, लड़ाई बाकायदा लड़ाई है। हाँ। बाकायदा लड़ाई है ना। उसके वही बजट के ऊपर, उसके वसाइल के ऊपर, वरना और क्या चीज है? और क्या चीज, और क्या मसला है? तो बात यह कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई नया कॉलेज, कोई नया हॉस्पिटल, कोई नया यूनिवर्सिटी, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नई रोड, कोई नया कोई वो, अब आप देखें ना कि कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने ये बयान अच्छा दिया कि साहब वफाक और सिंध को मिलकर यहाँ पे जो है वो कराची की तरक्की के लिए और कराची के उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन इस पर तो अमल प्राइम मिनिस्टर साहब आपने और चीफ मिनिस्टर साहब आपने ही करना है। अगर आप ही लोग इस बात को समझ रहे हैं तो फिर इसके ऊपर इत्तफाक कीजिए और काम नजर आना चाहिए, कारकर्दगी नजर आनी चाहिए, कोई नए मंसूबे आने चाहिए, कोई नए प्रोजेक्ट आने चाहिए। ये जो पुराने प्रोजेक्ट हैं इनकी जो है वो लागत भी बढ़ रही है और ये मुकम्मल भी नहीं होके दे रहे, और इन्हीं के इफ्तिताह हो रहे हैं और इन्हीं के ऊपर जो है वो तख्तियां लग रही हैं। कोई नई चीज़ जो है वो मुझे आप बताइए कि कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट और कोई नया ऐसा मंसूबा है। यानी आप मुझे बताइए कि ये जो ग्रीन जो लाइन का जो मंसूबा है, तो ये भी एक सरजानी से लेकर और ये नुमाइश तक और टावर तक है ना। लेकिन कराची जितना बड़ा है इसमें तो इस तरह के कई जो है वो रूट होने चाहिए, तब जाके जो है ये सूरत हाल संभलेगी। लेकिन अभी आपने यही आज तक मुकम्मल नहीं होके दिया और आगे भी जो है वो देखें, अल्लाह करे ये मुकम्मल हो जाए, BRT वाला इसका हशर ना हो तो
उसके नतीजे में आप एक सरजानी से लेके आपने एक रूट कवर किया ना, लेकिन इतना बड़ा कराची है कि गुलशन हदीद से लेकर और घग्गर फाटक से लेके टावर तक, और जो है वो इस तरीके से जो है वो आप जो है वो वहाँ से औरंगी से लेकर और जो है वो कोरंगी तक जो है वो इस तरह के आपको कई प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। और अस्पताल जो है वो एक अब्बासी है, वो सिटी गवर्नमेंट का था, उसकी कारकर्दगी भी आपके सामने, ये दो बड़े जो जिना और सिविल जो है ये आपके सामने इनकी कारकर्दगी जो है वो कार्डियो की, NICBD की बिलाशुबा किसी हद तक बेहतर है। लेकिन उसके अलावा आप सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाएं, सरकारी इदारों में चले जाएं, तो वहाँ सफाई सुथराई का क्या हाल है, जो इंतज़ामी मामलात हैं उनका क्या हाल है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं, उनका क्या हाल है, वो आपके सामने। और आबादी बेहंगम बढ़ती चली जा रही है जी। और ये अस्पताल जो है वो चैरिटी अस्पतालों की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी जो है वो इन सरकारी अस्पतालों से कहीं अच्छी है। उन्होंने बड़ा जिम्मा संभाल लिया हुआ है, सारा मामला संभाला हुआ है। अच्छा, कोई ऐसी तजवीज़ जो आप देना चाहें हमारे नाजरीन को, और जो बाइख्तियार जो लोग हैं इस वक्त जो अगर प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उनको अगर कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक लियारी एक्सप्रेस वे बना, बिल्कुल सही है। हाँ, हम उससे भी खातिर खा कोई फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, ना उसको हम कोई मैनेज कर पा रहे हैं। मलिर एक्सप्रेस वे है, वो अब तक उसका उस तरह से आगाज ही नहीं हो पा रहा जिस तेजी से उसके ऊपर काम होना चाहिए था। RO प्लांट्स जो ये हमें समंदर पे जो लगाने के लिए जजायर पे तो हमारी लड़ाई हो रही है जी जी, सिंध की और वफाक की के साथ इनको हमने आबाद करना और ये करना है। लेकिन जो क्लिफ्टन और डिफेंस और वो जो पौश आबादियां हैं उनको भी टैंकर से ही पानी सप्लाई हो रहा है। आज तक उसके ऊपर भी RO प्लांट लगाने के लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। आप देखें ना, K4 है, वो आज तक पूरा यानी मुकम्मल नहीं हुआ, पता नहीं कितने साल और लगेंगे। जब वो मुकम्मल होगा उसके बाद शायद फिर हम किसी K5 वगैरह के ऊपर जाएं। अभी तो हम उसके ऊपर भी जाने के लिए तैयार नहीं है, हम उस पर भी कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मोल डैम है, उसको बनाने के लिए हम तैयार नहीं है। तो ये है सूरत हाल जो है। जफर भाई, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, और ये सबका जो दिल जो है ना वो दुखी है इस हवाले से। हुकूमतों को संजीदा होना पड़ेगा। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजूद बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। दोस्तों, वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए हैं, जहां एक दफ़ा फिर से हम एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से बात करेंगे, और वो मसला है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बनता हुआ मसला, महंगाई का मसला। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फारूक डाडी साहब। आप एक तजियाकार हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह, आपकी तबीयत के बारे में हमें पता चला था, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तबीयत है, बड़ी अच्छी रिकवरी है माशाल्लाह। और आज आपके सामने हूँ, पहला ही प्रोग्राम है मेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में दो बार बुलाते रहे तो मैं माजरत करता रहा, लेकिन अब आप लोगों ने बुलाया तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। नवाजिश नवाजिश। हमारे साथ दूसरी मेहमान शख्सियत, आप एक तजियाकार हैं और सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे पहले भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। उबैद शाह साहब, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई। अच्छा, महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे जो बात हमने करनी है वो है कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी की मतलब वो अशिया हैं, मतलब जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, एक आम गरीब आदमी को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, उनकी जो चीज़ें हैं, वो कीमतें हैं, वो इस कदर बढ़ती जा रही हैं। जैसे आज सुबह आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चीनी ख़रीदी और 115 रुपये का मुझे जो है ना वो किलो का पैकेट चीनी का मिला। तो अब मुझे बताएं कि ये चीज़ों की कीमतें कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, तो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? तो मतलब किस तरफ जा रहे हैं मुबैद भाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, आपने सुबह सुबह चीनी खरीदी, मिल गई, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है, लेनी थी ना, कल्चर ही नहीं है 12 बजे से पहले उठने का। तो हमारा तो बड़ा अलमिया है कि हम अजीब सी कौम है, हम काम नहीं करते हैं और मसाइल हमारे जो है ना वो हम बड़े गिनवाते हैं। बहरहाल अब ये तो एक अलग बात है, हुकूमत बल्दियाती इदारे दुनिया भर में ये काम करते हैं कि
जनरल वर्किंग आवर्स जो है ना वो डिटरमिन करते हैं। तो जल्दी दुनिया शुरू होती है और जल्दी ख़त्म होती है, तो बिजली की भी बचत होती है और कारोबार के मौके भी ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। आप 12 बजे बाज़ारों में चले जाएं तो बंद मिलते हैं बाज़ार, खुले ही नहीं होते। तो आपको चीनी मिल गई सुबह सुबह, ये भी अच्छी बात है, बड़ी बात है। कोई एक बेचारा जागा हुआ होगा आपके लिए। तो बाकी ये कि देखें, हुकूमत ने अभी चीनी की इम्पोर्ट का फैसला किया है। 2 लाख टन गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं और चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी अलमिया है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, जी हाँ, ज़रूरी मुल्क हैं। हमारा 45% लेबर जो है वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, उससे वाबस्ता है। इसके बावजूद हमारा हाल ये है कि हम बाहर से बुनियादी ज़रूरत की चीज़ मंगाते हैं। अब जो चीनी इस दफ़ा आ रही है वो तकरीबन 106 रुपये किलो पे गवर्नमेंट को पड़ रही है। अच्छा, हाँ, अब आप सोचिए कि ये 19% हाई है। पिछले साल जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की उससे 19% ज़्यादा है कीमत। इसी तरह गंदम है, गंदम 61 रुपये पर किलो के हिसाब से पड़ रही है गवर्नमेंट को। तो आप ये समझें ये 17% हाई है लास्ट इंपोर्ट से। तो अब दुनिया में ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान जो है वो सर पर खड़ा है। दुनिया में ऐसे हालात हैं। पाकिस्तान में खुद वज़ीर आज़म साहब ने लास्ट वीक खिताब किया था डेरा इस्माइल खान में, किसान कार्ड तकसीम किए थे, तो उन्होंने वर्ल्ड के फिगर पेश किए थे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि 7 करोड़ लोग पाकिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। 7 करोड़ लोग, 1/3 आबादी, जिनको पूरी तरह खाना मयसर नहीं है 2 वक्त का। 7 करोड़ लोग हैं इस वक्त, और 2030 तक ये समझा जा रहा है कि ये डबल हो जाएगा फिगर्स। दुनिया में ग़िज़ाई क़िल्लत के जो अदाद शुमार हैं वो दुगने हो चुके होंगे 2030 तक। तो पाकिस्तान ऐसा देखे ना, हम इमरान खान साहब से ये एक्सपेक्ट करते थे कि जब इनकी हुकूमत आएगी तो इस्लाहात आएंगी। रूटीन का टो नहीं करेंगे। आप लंगर खिला के जान नहीं छोड़ाएंगे, मुसाफिर खाना बना के जान नहीं छोड़ाएंगे। इससे तो मसला चीन में एक कहावत है कि अगर आप भूखे की मदद करना चाहते हैं तो उसको मछली नहीं दें, मछली पकड़ने की डोर दे दें। हाँ, डोर दें, कांटा आप दें। इस्लाहात लाएं, लोगों को पैरों पे खड़ा करें। खान साहब खुद कहते हैं, चाइना की मिसाल देते हैं कि उन्होंने 25-30 सालों में कोई 30 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। वो लोग आज एम्प्लॉयर हैं, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मुलाजमतें दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, जो खुद खाने के फिक्र में थे पहले। बिल्कुल सही है। तो आप ये करने के लिए इस्लाहात लानी पड़ती है ना। खाना खिला के तो आप किसी को अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर सकते। तो इस्लाहात यहाँ है नहीं। पाकिस्तान में 79 मिलियन हेक्टर जो है ना वो हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया है, जिसमें से सिर्फ 23 मिलियन पे हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं, कास्ट कर पा रहे हैं। 8 मिलियन हेक्टर आप देखें ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 100 मीटर बाय 100 मीटर, इसको एक हेक्टर समझते हैं। 2.5 एकड़ के बराबर एक हेक्टर होता है। तो 8 मिलियन हेक्टर हमारा जो है ऐसा है जो काबिले काश्त होना चाहिए और नहीं है। उसके लिए हम ना उस तक नहरी पानी पहुंचा रहे, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, ना हम फार्म टू मार्केट रोड्स दे रहे हैं, ना हमारे पास पेस्टिसाइड्स पर रिसर्च है, एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं है, सीड्स पर रिसर्च नहीं है, मशीनरी नहीं है हमारे पास। हम काम तो 3 साल में भी खान साहब ने इस पर कोई काम नहीं किया। इतनी खौफनाक फिगर है ग़िज़ाई क़िल्लत के कि अगर आने वाला बहरान सर पे खड़ा है। दुनिया में प्राइसेस पता नहीं कहाँ चली गई है फूड की, पता नहीं कितनी तेजी से ये। सर, जिनके पास ज़रूरी ज़मीनें थीं वो वहाँ पे रहायशी मंसूबे जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात की आपने, जबरदस्त बात की। हाँ, वो कहते हैं ये इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, हमारा खर्चा नहीं उठा सकती है, हमारे मतलब जो अखराजात हैं वो नहीं पूरे हो सकते। तो कंक्रीट का जंगल बन रहा है, पानी नहीं। सर, एक वक्फा आ गया बीच में, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करते हैं, क्योंकि हम एक ज़रूरी मुल्क हैं और एक ज़रूरी मुल्क होने की हैसियत से हुकूमतों की, रियासतों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए ज़राअत के शोबे को बढ़ाने के लिए, उस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं ज़राअत के शोबे के हवाले से, और जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। सॉरी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उबैद शाह साहब, जिनसे हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, और फ़ारूक डाडी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम अभी बात करेंगे। फ़ारूक साहब, ज़रूरी मुल्क और ज़राअत का ये हाल कि हमें कभी अपने दुश्मन मुल्क से प्याज मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है, कभी हम पड़ोसी मुल्कों से टमाटर इकट्ठे कर रहे हैं,
कभी किसी साल जो है हम चीनी ले रहे हैं, कभी गंदम ले रहे हैं, तो हम तो ज़राअत के शोबे में भी खुद कफील नहीं हो पा रहे। इसमें अगर लैंड की बात की जाए तो वो तो बहुत है, जो हालात हैं, जो आबो हवा है, वो एन काश्त के मतलब हमारे मुताबिक, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। तो कहाँ पे, क्या नीयत में कोई फ़र्क है अवाम के या हुक्मरानों के? देखिए, आप ये देखें कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, तरबेला डैम के बाद हमारे यहाँ कौन सा डैम बना? जो डैम बनने थे वो सारे रुके हुए थे, ठीक है। जब पानी ही नहीं होगा तो आप ज़राअत को कहाँ से उगाएंगे? तो इस हुकूमत को मैं इस बात की दाद दूंगा कि इस वक्त जो भी डैम रुके हुए थे, जो कुछ भी था, 10 डैम ज़ोर और शोर से बन रहे हैं, जिससे अल्लाह ने चाहा तो हमारे ज़राअत का भी मसला हल होगा और हमारी बिजली का भी मसला हल होगा, पावर का। अब बात यह है कि हमारे यहाँ ज़राअत जो हो रही है, हर साल तकरीबन अंदाज़े के मतलब 1.5% जो है आबादी भी बढ़ रही है हमारी, और जो प्रोडक्शन है वो अपनी जगह वही की वही है। अच्छा, पैदावार मेरा ख्याल है कम हो रही है शायद। पैदावार कम अगर कम नहीं भी हो रही है तो आपकी आबादी बढ़ रही है ना, तो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी बढ़ रही है, कम पड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमारे यहाँ जितनी भी पिछली हुकूमत है, उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किए वो कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट के भाई जल्दी जल्दी करो, कुछ पैसे बनाओ, कुछ वोट बैंक बनाओ और अगले इलेक्शन में चढ़ो, ठीक है ना। पब्लिक का कुछ नहीं सोचा। अब कम से कम इमरान खान की हुकूमत को एक क्रेडिट जाता है कि वो बजाय ये कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट के वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे तवज्जो दे रहे हैं, जैसे कि डैम्स पे उन्होंने तवज्जो दी कि नहीं, पानी होगा तो ज़राअत आगे बढ़ेगी। अब इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं, शुगर माफिया है, फिर ये जो ज़ख़ीरा अंदोजियाँ होती है, आप देखें कि खुले आसमानों के नीचे टनों के टन गंदम वगैरह जो चूहे खा जाते हैं, जो गोदामों में सड़ जाती है। तो ये, और मकसद ये कि किसी को एहसास नहीं है कि मकसद हुकूमत कहाँ तक जाके लड़ेगी, कहाँ तक जाएगी, अगर जब तक आम पब्लिक इस पे सपोर्ट नहीं करेगी, ताउन नहीं करेगी, और तो ये चीज़ें हल नहीं हो सकती, क्योंकि हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी इसमें ताउन करना होगा, तब जाके मसले मसाइल हल हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा उबैद भाई, देखें, अदाद शुमार की जहाँ तक बात है, जब कोविड की ये सारी सिचुएशन में हमें सिर्फ ये हिसाब लगाना था कि कितने % लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं और जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट अदाद शुमार मौजूद नहीं था। हम बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और ये वो NGOs का सहारा लेके हमने जो रिकॉर्ड वो इकट्ठा किया। हम आबादी के लिहाज से भी जो स्टेटमेंट, मतलब जैसे कराची की आबादी के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो हमारे यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी अपनी वो स्टडी होती है कि हमें आवाम के लिए इतनी गंदम चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, इतना वो सब कुछ चाहिए, और वो हमारे हिसाब किताब ही गलत होते हैं, कोई मनसूबाबंदी जो है वो हमारी ठीक नहीं होती है। देखें फ़हीम भाई, ये जो डेमोग्राफी की जो साइंस है ना, वो यही इसी तरह इवॉल्व हुई है स्टैटिस्टिक्स पे, कि हुकूमतें ये तखमीने लगाती हैं कि आबादी के किस फैक्टर को, किस सेक्टर को और किस एलिमेंट को किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, और उस हिसाब से एडिक्वेट वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, मौजूद हो। तो कराची की जैसे आपने मरदमशुमारी की बात की, तो ये 1,60,00,000 गिने गए कराची में शहरी, हालांकि 3 करोड़ के करीब सारी दुनिया कहती है कि 3 करोड़ के करीब कराची की आबादी है, मगर 1 करोड़ इसमें गैर मुकामी बाशिंदे भी हैं जो यहाँ मुस्तकिल रिहाइश पजीर नहीं है और वो यहाँ अपना नाम दर्ज नहीं कराते। उनका नाम उनके गाँव में या उनके शहर में या दूसरी जगहों पे, दूसरे सूबों में दर्ज होता है। बहरहाल ये तो एक अलग बहस है, मरदमशुमारी फिर होने जा रही है, लेकिन मरदमशुमारी का कोई वो फ़ायदा हुकूमत हमारे यहाँ वो अदाद शुमार की रोशनी में उठा नहीं पाती, ना ही उसकी एडिक्वेट मनसूबाबंदी होती है और ना ही जो है वो सही अदाद शुमार का सही तखमीना लगाकर उसका कोई फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये तो एक अलहदा बात है।
लेकिन ये जो बात है ना, ये जो मतलब फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है, जो ज़रूरी वाली अजनास वाली बात है ना। आप देखें कि कुत्ते के खाने के बिस्किट भी जो ना आपको स्टोर पे मिलेंगे। हाँ सही है। आपको जूसेस जो है बाहर से पैक्ड इंपोर्ट हुए हुए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, शेल्फ पे रखे हुए, जलिए मिलेंगी। हाँ, तो मतलब ये डबल रोटी भी बाहर से आई भी मिलेगी। आप अगर स्टोर पे खड़े होंगे, ये जी बाहर से आई है, दुबई से इंपोर्ट हुई भी डबल रोटी। तो अब जरा ही मुल्क है, हमें ये तो कम से कम बैन कर देना चाहिए कि खाने पीने की अशिया जो है वो हम बाहर से नहीं लेंगे। हमें जो भी है अपना ही उगाना है, अपना ही खाना है, यहीं बने, यहीं खर्च हो, और सरप्लस हो जाए तो टके के शेर मिले, सस्ता मिले। चीनी आपके पास ज्यादा है तो भेजने भेजना को छोड़ो, 50 रुपए किलो कम करके बेचो। आपके पास वाफिर है भाई, अपने लोगों को दो, आप खुद ही अपनी उगाओ, अपनी इस्तेमाल करो। आपके पास चीनी तो लोकल प्रोडक्ट है ना। बिल्कुल सही है। गन्ने की हमारी एक तरफ तो हमें पैदावार बढ़ानी है। हमारी गन्ने की जो पैदावार है पर हेक्टर जो है वो 46 टन है, ठीक है ना। इंडिया में ये 65 है। तो हम अपनी पैदावार बढ़ाते नहीं है, सीड पर रिसर्च नहीं करते हैं, मशीनरी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सड़कें हम बनाकर नहीं देते किसान को कि सही तरह ट्रांसपोर्टेशन करे, बिजली हम देते नहीं है उसको। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का डेवलप करने पर काम ही नहीं हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर एरिया था ना, काबिल काश्त, वो 46% था, आज 47 है। 74 सालों में 1% बढ़ा पाए हम, 1%। तो अब आप सोचे ना, हमारा देखें, हमारे जो काम करने का है वो तो दुनिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इस्तेमाल हो रहे हैं, डबल ट्रिपल कर लिए पैदावार उन्होंने अपनी। इसराइल में ड्रिप इरिगेशन होती है, इतना सा मुल्क है इसराइल, 84 लाख का मुल्क है कुल। मौसम का भी इंतजार नहीं करना पड़ता, पूरी पैदावार आपको मिलती है, ज्यादा मिलती है। मिसाल न्यूजीलैंड की कि पर एकड़ 170 टन गंदम उगाई जाती है दुनिया में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो जदीद तरीकों से और जदीद केमिकल और जदीद उस पे ये लोग काम कर रहे हैं। जी। जबकि हमारे यहाँ फी एकड़ अबाउट 32 मन पैदा किया। अब फारूक साहब कह रहे थे पानी नहीं है, डैम बन रहे हैं। इसराइल ने अभी उसको पेशकश की है ईरान को कि हमसे मुआहिदा करो, और इंडिया को भी पेशकश की। इंडिया से तो एक एग्रीमेंट कर भी लिया है कि हम आपको पानी एफिशिएंट तरीन आपको रिसोर्स सिस्टम देंगे, इरिगेशन का पानी आधे से आधा खर्च होगा, डबल क्रॉप मिलेगी। सही कहा। ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं ना, पानी जाया ही नहीं करते, वापस ले लेते हैं उसी पानी को। एक ही दफा वो पानी फसल को दिया, फिर दोबारा ले लिया। तो वो तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ आपने रोना पड़ा हुआ है। हमारा डैम भरा हुआ होता है, कराची में हब डैम भरा हुआ है, केंजर झील भरी हुई है, पीने का पानी नहीं मिलता, टैंकर से मिलता है। हमारा मैनेजमेंट ही सारा खराब है ना, और मैनेजमेंट करेगी गवर्नमेंट, ये कोई आप लोगों को नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि नहरी पानी की तकसीम पे झगड़ा है, वडेरा ताकतवर है, वो छोटे को पानी जाने नहीं देता, सारा पानी अपनी फसल को ले लेता है। सियासी असर रसूख है तो वो कहता है यहाँ से पुश्ते साफ करवा दो, वहाँ के रहने दो। ये मसाइल भी हमारे यहाँ, थाना कचहरी बहुत है किसानों के बीच में, मसाइल बड़े बहुत हैं, इनका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो लेकिन ये कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, अगर हम इनको एफिशिएंटली करें तो हम ग़िज़ाई क़िल्लत का जो बहुत बड़ा बहरान हमारे सर पे दस्तक दे रहा है, वो हम 45 अरब रुपए आप देखें इस दफ़ा ये गंदम और शुगर जो इंपोर्ट करने के लिए 45 बिलियन रुपीस रिजर्व किए गए। हमारा कितना ज़र मुबादला जो इसमें चला जाता है, आप सोचें। सही बात है। हम बाहर से इतना महंगा चीजें मंगा रहे खाने पीने की, हम अपना कितना पैसा उस पर रिजर्व करते हैं। बल्कि ये तो हमें बाहर भेजनी चाहिए सारी चीजें कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, लाइक। खैर सर, मुझे ये बताएं कि ये जो माफियाज इन्वॉल्व थे, क्या वाकई हमें चीनी की यहाँ कमी हो गई थी, इसी वजह से हमने बाहर से इंपोर्ट किया, या ये माफियाज को टक्कर देने के लिए कोई काम किया गया? आप देखें ना कि चीनी के जितने भी कारखाने हैं वो ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। सही है। पूरे पंजाब में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और इन लोगों के हैं। हाँ। आप अगर सिंध में देखें तो सारे जरदारी और उसी के सारे हैं। कोई मुझे बताएं कि बिजनेस सेक्टर से अगर कोई लगा सकता हो तो इनकी मोनोपोली है, और ये जब चाहें जो चाहें इसकी पैदावार कम कर दें या उसको स्टोर कर दें। अब आप देखिए, जब ये इंपोर्ट होके आएगी इनके गोदामों से ये माल निकलना शुरू होगा। अब देखिए क्या, वो महंगे दामों बेचेंगे उसको, और अभी बेच रहे होंगे। तो मकसद यही है कि मैंने पहले, अब आप देखिए कि हमारा मसला क्या है,
पहले ये होता था कि आप अगर एक ये फिनिश प्रोडक्ट मंगाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो वो आपको सस्ती पड़ती है। ठीक है। और इसी का रॉ मटेरियल आप अगर इंपोर्ट करते थे तो वो उससे महंगा पड़ता था। हाँ। लोगों ने क्या किया कि अगर 1000 लोग आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने वहाँ से फिनिश गुड मंगाया और आपने 900 लोगों को फारिग किया, 100 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ी, आपकी इंडस्ट्रीज खत्म होना शुरू हुई। ठीक है ना, गुर्बत बढ़ी असल में ना। जैसे ये कह रहे थे। तो यकीनन यहाँ पे हम जो है हमारे यहाँ जो चीज़ें बन रही है वो बनाएं, और बाहर जो चीज़ें आती है ऐसी जो हमारे यहाँ डिस्करेज करनी चाहिए, स्पेशली खाने पीने की चीजें। हुकूमत ने किया है, और ये हुकूमत ने किया, उन तमाम लोगों पे ड्यूटीज काफी बढ़ा दी है ताकि उसको डिस्करेज किया जाए। बैन नहीं किया लेकिन डिस्करेज किया। सर एक वक्फा आ गया है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं ज़राअत के शोबे के हवाले से कि हमें खाने पीने की अशिया जो है वो बाहर से इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती हैं। अभी हाल ही में चीनी को इंपोर्ट किया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फ़ारूक डैडी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उबैद शाह साहब मौजूद हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया है जो एक ऐसे मेहमान ने जो तज्ज़ियाकार हैं और इनका ज़राअत से एक ख़ास ताल्लुक़ है, जनाब वक़ार ख़ान लुंड। अस्सलाम वालेकुम वक़ार भाई। वक़ार भाई, मुझे ये बताएं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और चीनी, गंदम, टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, ये तो हमारी पूरी दुनिया में जानी चाहिए। हमें वक्फे से हर साल कुछ ना कुछ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा होता है। अभी इस वक्त जो है चीनी के बारे में आप हमें बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमें चीनी बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी है। हुकूमत को मतलब किस अंदाज से इस सारे मामले को देखना होगा, और आप बहसीयत किसान क्या फेस करते हैं, जरा इस हवाले से अपने ख्यालात को जाहिर कीजिएगा। ये तो हमारा बहुत बड़ा बैड लक है। एग्रीकल्चर कंट्री हम लोग ये चीजें बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। असल में क्या है कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे हमारी गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दी। आजकल एग्रीकल्चर बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, मैकेनाइज्ड हो गया है, मशीनरी बेसिस हो गई हैं, अच्छी नई चीजें, टेक्नोलॉजी आ गई है, और हमारी कंट्री में ना नए सीड्स लाए गए, ना उन पे रिसर्च की गई, ना हमें नई मशीनरीज इंपोर्ट करने के लिए कोई सब्सिडीज होती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब एक दुनिया में इतनी चीजें आगे निकल गई हैं तो हम उनके साथ कैसे कम्पीट करेंगे। आज भी हम लोग केन हो, वीट हो, कॉटन हो, कोई भी क्रॉप हो, उसका हम लोग 30-40 ईयर्स ओल्ड सीड यूज कर रहे हैं जो 30 से 40 साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों वक़ार भाई, क्यों हम लोगों को जो आउटपुट है या यील्ड है पर एकड़ वो हम लोग उतना हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, अगर हम हासिल कर भी लेते हैं तो आगे गवर्नमेंट के पास ना उसकी बाइंग कैपेसिटी है, ना उसको कहीं स्टोर करने की कैपेसिटी है। इफ दे हैव दिस स्टोर कैपेसिटी तो वो लेवल की नहीं है जिस लेवल पे इसको स्टोर करना चाहिए। बाकी वेजिटेबल्स हो गई, वेजिटेबल्स का ये तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोग वेजिटेबल कोई भी खुद मुख्तार नहीं है उसमें, हम सब की सब इम्पोर्ट कराते हैं। ऑलमोस्ट कुछ ही ऐसी हैं जो हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों को गवर्नमेंट को किसानों के साथ मिलकर बैठ के बात करनी होगी, सब्सिडीज देनी होगी, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको लर्निंग प्रोसेस देने पड़ेंगे कि भाई ये इस तरह होता है, उस तरह किया जाता है, नए तरीके से उनको एक चीज क्रॉप लगाने का। एक चीज मुझे ये बताइएगा कि देखें जिस दौर में हम इस वक्त अभी जिंदगी गुजार रहे हैं, पूरी दुनिया से कोई भी चीज मंगवानी हो बहुत आसान है। मतलब इतने बड़े बड़े काश्तकार हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो सैकड़ों और हजारों एकड़ों पे जिनकी जमीनें हैं। तो क्या वो खुद से मशीनरी वगैरह मंगवा के या सीड्स वगैरह मंगवा के यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं क्या? सर बिल्कुल कर सकते हैं। मशीनरी हम लोग खुद भी इम्पोर्ट करा सकते हैं, हम लोग खुद मंगा सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो इसमें सहूलत है हुकूमत की? फॉर दैट उसका ये इशू होगा कि हम लोगों को गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट उन चीजों पे इतने टैक्सेस लगा कर बैठ गई है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी हैवी मशीनरी मंगाना और उसको यहाँ पे यूज करना और ऑपरेट करना। अच्छा, गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट करे तो वी विल गेट द मशीनरी एंड वी विल डू गुड इन एग्रीकल्चर।
ठीक है, ठीक। अच्छा, ज़राअत के शोबे के हवाले से आप हमें कॉटन के बारे में बताएं। हमें कुछ अर्सा पहले ये भी पता चला कि शायद आने वाले दिनों में कॉटन जो है उसकी भी पैदावार बहुत कम होने वाली है। सर बिल्कुल, कॉटन की पैदावार पाकिस्तान में ईयरली कम होती जा रही है। पिछले साल से इस साल और कम की गई है। लोगों ने कॉटन ग्रो करना छोड़ दिया, उसको रिप्लेस कर दिया केन के साथ, उसको रिप्लेस कर दिया दूसरे उसके साथ क्रॉप्स के साथ। ये कॉटन की वही बात है, कॉटन की सीड्स इधर है नहीं। पूरे पाकिस्तान में कॉटन का एक रिसर्च फार्म है मुल्तान बेस्ड, ठीक। कोई खास इतना इट इज नॉट वर्किंग दैट इन गुड कैपेसिटी कि इसको बोला जाए इट इज प्रोड्यूसिंग सीड्स फॉर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की सीड की प्रोडक्शन की डिमांड पूरी कर सके। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच वकार साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपसे हमने मालूमात हासिल की। जी उबैद भाई, ये हैं ग्राउंड रियलिटीज। वो सही कह रहे हैं फ़हीम भाई, वकार साहब। बात ये किसान के अपने भी बहुत से, इन्होंने कहा ना 40 साल पुराने तरीकों पर हम जी रहे हैं। वही बीज आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं पुराने। बीज तो छोड़े हैं, वो ट्रेडिशनली हम जो रिवायती हमारे तरीके, मसलन हमारा किसान जो है ना, वो अपनी आधी फसल अपने घर में रख लेने को सेफ समझता है। वो कहता है मैं फसल घर में उगाई है, घर में रख लूँ तो मेरे घर में काम आएगी। हालांकि कोई कमर्शलाइजेशन, दुनिया भर में कमर्शलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट जो है ना इसको मैच ही नहीं करता है। आपको फसल तो पूरी बेचनी चाहिए ना, कमर्शलाइज होना चाहिए ना। आपका क्या काम है? जो चीज़ आपने क्या पूरे खानदान पूरी जिंदगी आपने गंदम रख ली उस पर गुजारा करना है, या कपास रख ली उस पर गुजारा करना है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो कल्चर ही नहीं। वाटर सिस्टम पे काम हो रहा है ना, गंदम का ये निकाला नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा ना सर, ये गलत फहमी है। ये हम जाया कर रहे हैं अपनी क्रॉप। ओके, हम अपनी क्रॉप जाया कर रहे हैं। स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास प्रॉपर, हम आप देखेंगे, ये अभी एक जिक्र फारूक साहब ने भी किया था, चूहे खा जाते हैं, सड़ जाती है लाखों टन, बारिश में खुली पड़ी हुई होती है, बारिश हो जाती है, जाया हो जाती है हमारी जो क्रॉप है। हमारे यहाँ ये जो रिवायती तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटेशन देखें, हर क्रॉप की लैंड एरिया में रोटेशन होती है, दुनिया भर में होती है। आपने इस साल इस ज़मीन पर यह फसल उगाई है, अगले साल आप दूसरी फसल उगाएंगे, उससे ज़मीन की जो जरखेज़ी है, पैदावार है, वो बढ़ती है। आप एक ही फसल बार बार उगाएंगे, ज़मीन बंजर हो जाती है। पाकिस्तान में हज़ारों एकड़ ज़मीन सालाना सेमोथोर का शिकार हो रही है और बंजर हो रही है, बजाय इसके कि बढ़े, कम हो रही है। क्यों हो रही है? हमारे किसान को सिखाता नहीं है कोई बैठा हुआ, कोई उसको गाइड ही नहीं करता कि यार तुम्हारी रबी की ये फसल है, खरीफ की ये फसल है, मैक्सिमम क्रॉप अपनी जमीन से इस्तेमाल लो, और अब ये उगा लिए तो ये वाली नहीं उगाओ, अब ये वाली उगाओ। ये हमारे यहाँ कोई कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको नहीं लगता फारूक साहब के पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको ज़राअत के शोबे में आना चाहिए और ज़राअत की तालीम हासिल करके, जिस तरह गाँव से सारे ज़मीनें बेच के या काम हम छोड़ के अपना वो दूसरे कामों में अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो ज़राअत के शोबे में भी तो पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए। शहरों से पढ़ लिख के लोग जाएं और वहाँ पे ज़मीनों पे काम करें। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मेरा एक दोस्त साबिक IG सिंध शाहिद नदीम बलोच का मैं कहूँगा, बड़ा ईमानदार ऑफिसर था और माशाल्लाह उस पर कभी भी कोई स्पॉट नहीं लगा। रहता है इस्लामाबाद में, शिकारपुर में उसकी ज़मीनें हैं। तो मैंने कहा क्या, बोले यार मैं तो आजकल खेती बाड़ी कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर मेरी जो ज़मीनें हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ और वहाँ मैंने कल्टीवेशन किया एंड आई एम सो हैप्पी। नाइस। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह लोग, अगर पढ़े लिखे लोग आएँ, क्योंकि यहाँ अगर सहूलतें हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और ये इदारे मुख्तलिफ़ जगहों पे किए जाएँ, लोगों में अवेयरनेस हो, तो लोग इस तरफ माइल भी होंगे, हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। आप ये देखिए कि थर की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है, पानी नहीं है। अब वहाँ पे लोग ज़मीन से पानी ड्रिल करके जब सोलर सिस्टम से निकालते हैं, मेरा बेटा ख़ुद भी ये काम कर रहा है वहाँ पे, तो रिफाई लोग अपने महरूमीन के नाम पे लगाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या सिस्टम किया है कि लोगों को, गांव के लोगों को पानी भी मिलता है और तकरीबन 2-3 एकड़ ज़मीन पे फसल उगाई जाती है। कितना और मज़ेदार काम कर रहे हैं। वो सब्जियां वगैरह वो सारे गांव के लोग, और साल में 3 क्रॉप उगाई जाती है। तो मेरे ख्याल है 1,70,000 या 75,000 में पूरा वो सिस्टम लग जाता है पानी का, सोलर सिस्टम, जिससे वो पानी गाँव वालों को भी मिलता है और
मेरा बेटा मैंने पूछा बेटा तुम कितने तुमने, उसने तकरीबन 300 हैंड पंप्स लगाए। मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये का एक पंप लगता था, और ये शायद ये जो सोलर सिस्टम है इसमें पानी ज़्यादा आता है, टैंक्स बनाते हैं और उसमें सोलर सिस्टम सब। तो इस तरह मकसद अगर तवज्जो दी, सर अगर विल हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बात ही कर खत्म हो सकते गई। हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। उबैद साहब आपको बेहद शुक्रिया। हमने कुछ मसाइल के ऊपर जो है अपने प्रोग्राम में रोशनी डाली है कि किसी तरह इनके हल की तरफ जाया जाए, और जो बाइख्तियार और बाइख्तिदार लोग हैं वो थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करें, क्योंकि ज़रूरी मुल्क होने के नाते हमें बाहर से जो खाने पीने की अशियाँ हैं ये बिल्कुल भी नहीं मंगवानी चाहिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।